जालौर जिले के जसवंतपुरा थाना क्षेत्र के राजिकावास गांव में कारीगर परिवार के साथ हुई अमानवीय घटनाओं ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पारसमल लोहार जो गांव में लोहे का फैब्रिकेशन का काम किया करता था, 7 सितंबर 2024 को अचानक लापता हो गया। इसके ठीक पहले पारसमल ने सोमाराम चौधरी, एक स्कूल संचालक को लोहे का दरवाजा बनाने के बाद बकाया राशि का भुगतान न मिलने की शिकायत दी। सोमाराम भूमाफिया और बदमाशों के दबाव में बकाया भुगतान नहीं कर रहा था, जिसकी जानकारी पारसमल ने अपने चाचा कालूराम लोहार को दी। तो वहीं गांव के मुखिया, 2 कार्यकाल के पूर्व सरपंच मीठालाल के माध्यम से 7 सितंबर को बकाया राशि का भुगतान करवाया गया, लेकिन उसी दिन शाम को पूर्व सरपंच मीठालाल पर प्राणघातक हमला हुआ और हमलावर पारसमल के घर भी हमला करने आए। इस हमले के बाद पारसमल लोहार को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके कारण पारसमल डर के मारे लापता हो गए। परिवार ने 9, 11 और 13 सितंबर को जसवंतपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पारसमल के लापता होने के बाद आरोपियों ने उनके काका मदन लाल को मानसिक और शारीरिक रूप से तंग किया। 13 सितंबर को मदन लाल का शव पेट से लटका हुआ पाया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता के कारण ये घटनाएं घटित हैं। 14 सितंबर को जसवंतपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 0118 दर्ज कर मदन लाल का पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी का वादा किया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद भी कोई आरोपी गिरफ्त में नहीं है। परिवार अब आरोप लगा रहा है कि पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही और पारसमल लोहार को मदन लाल की हत्या के मामलों में कोई न्याय नहीं मिल रहा। इस पूरे मामले में पुलिस की निष्पक्ष जांच पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं कालूराम जी लोहार समाज सेवी। 7/9 को मेरे एक भतीज राजिकावास, जिला जालौर के जसवंतपुरा थाना के राजिकावास मेरा गांव है, वहाँ पे मेरा भतीज ने किसी को मजदूरी पे लोहे का गेट बना के दिया था। स्कूल संचालक को वो पैसा नहीं दे रहा था। 2 महीने से मेरे भतीज के एक्सीडेंट हो गया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसका फ़ोन आया परिवार का, उसको मैंने अहमदाबाद ट्रीटमेंट के लिए बुलाया। उसके पास पैसा नहीं था, बोले मैं पैसा मांग रहा हूँ, मेरे को पैसा नहीं दे रहे। तो फिर मैंने बोला पहले ट्रीटमेंट करवाओ, फिर पैसा लेते देते रहना। वो अहमदाबाद आया, उसका ट्रीटमेंट CT स्कैन और मानसिक रोग का ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर ने बोला 15 दिन के बाद उसको फॉलो करना। 15 दिन हुआ, मैंने उसको फॉलो किया कि भाई तू ट्रीटमेंट लेने क्यों नहीं आया। तो बोले मेरे को एक स्कूल संचालक पैसा नहीं दे रहा है मेरे मजदूरी का। तो मैंने पूछा वो स्कूल संचालक का नंबर दो। मैंने स्कूल संचालक से बात की, बोले कल सुबह दे दूँगा। जैसे ही फ़ोन उसने रखा और 5-10 मिनट में दबंगों का मेरे ऊपर फ़ोन आया, मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर दूसरे दिन ने उस दबंगों ने स्कूल में 8-10 लोगों को इकट्ठा किया। मेरी भाभी, विधवा भाभी को और मेरे भतीज पारसमल को बुलाया और उसको धमकाया। बोले तेरे 3.5 लाख रुपया तेरे से मांगता हूँ, 5 लाख रुपया तेरे चाचा मदन से मांगता हूँ। परसों ज़मीन हमारे नाम से करवा देना, नहीं तो तुम्हारा मर्डर करेंगे। और ये 40,000 रुपया जो गेट का पैसा है वो पैसा नाथाराम चौधरी को देना पड़ेगा। तो जो आपको ये धमकी दी गई तो आप फिर पुलिस के पास गए एफआईआर दर्ज कराने, मामला? नहीं, उस टाइम नहीं गए। उस टाइम नहीं गए। फिर थोड़ी देर में रात को फिर मैंने, मेरे भाभी और वो पारस दोनों रोने लग गए कि हमारे साथ में तो ऐसा ऐसा दबंगों ने धमकी दी है। तो मैंने बोला उनका स्कूल संचालक का कोई संबंधी अपने गांव में है कि नहीं। तो उसने बताया, बोला आपने 2 टर्म का सरपंच रहा हुआ मीठालाल चौधरी, उसका वो भांजा लगता है। तो फिर मैंने सरपंच साहब से बात की। सरपंच साहब ने उसको किया कि जिसको तेरे को गेट बना के दिया उसका पैसा क्यों नहीं देता है, बेचारा गरीब है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। तो फिर सरपंच ने उससे बात की तो बोले सुबह 11 बजे हम दे देंगे। सुबह 11 बजे जैसे ही रात को फिर सरपंच को भी धमकियां दी वही छोड़ के। फिर सुबह सरपंच साहब अपने बेरे से गांव आए तो सरपंच साहब ने बोला कि मैं गांव आया हुआ, यदि वो पैसा देने आता हो तो मेरी हाजिरी में पैसा दिलवा दूंगा। तो सुबह मैंने उसको स्कूल संचालक को फ़ोन किया तो बोले मैं अभी बैंक से पैसा निकलवा के जा रहा हूँ और मेरा जीजा जी पैसा देने आएगा। जैसे ही मेरा फ़ोन रखा और उसके जीजा जी का फ़ोन आया कि कल जो स्कूल में दबंग लोग खड़े जो आए थे, जिसके सामने जो चर्चा हुई है और जो कबूलनामा हुआ है, उनको हम साथ में लाएंगे। तो फिर मेरा भतीज रोने लग गया कि वो आके मेरे को मार देंगे। तो फिर मैंने बोला, उसको बोल दिया कि भाई हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा अपने पास रखो। तो वो दबंग लोग 2-3 नहीं आए, मेरा भाई को वहाँ पे टॉर्चर करके लेके गया। मेरा भाई, छोटा भाई मदन लाल, उसको साथ में लेकर आया, बहुत रो रहा था वो उसके सामने। तो इस दौरान पुलिस वगैरह कोई केस नहीं हुआ था उस टाइम नहीं हुआ, वो पैसे का लेन देन हुआ। सरपंच साहब की हाजिरी में 40,000 रुपया दिलवाया, आधा घंटा हो गया। फिर सरपंच साहब अपने पंचायत समिति में गए, पूर्व सरपंच पंचायत समिति से उनको बुलाया गया। उसके बड़े भाई के गांव में दुकान है। जैसे वो
गेट के अंदर प्रवेश हुआ, 10-15 लोगों ने आके उनका सर तोड़ दिया और वो मृत हालत में उसको प्राणघात हमला हुआ। मृत हालत में उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वाले ने उसको रिफर गुजरात किया। 1 महीना वो एडमिट रहे, उनकी FIR नकल हुई। फिर वहाँ से सीधा मेरे भतीज और मेरे भतीज के परिवार को मारने वो लोग आए, उनका दरवाजा खटखटाया, बहुत ज़ोर ज़ोर से गाली गलौज किया। फिर मेरी भाभी और वो दोनों रोने लग गए कि हमको तो ये लोग मार देंगे, अब क्या करें। तो मैंने कहा मैं पुलिस थाने में बात करता हूँ, SP साहब से बात करता हूँ, आप घबराओ मत। लगभग कितने दिन चला ये जब आपने पुलिस को रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई? और ये 7-9 को सरपंच को मारने के तुरंत बाद फिर मेरे भतीजे को मारने आए। 7-9 की घटना है, तुरंत मेरे भतीजे के पास आए। फिर भतीज किसी की गाड़ी लेके मेरे भाभी का हाथ जल गया था, उस टाइम गिर गई तो हाथ जल गया था, उसको दवाखाना भिनमाल लेके जा रहे थे। तो इन लोगों ने उनका पीछा किया, बदमाशों ने, मेरे भतीज और भाभी का। तो जैसे वो भिनमाल गया कि आज मेरे को मार देंगे, तो पेशाब के बहाने वो भिनमाल से उतरा नीचे और वहाँ से अहमदाबाद उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर बाद में मालूम पड़ा कि अहमदाबाद में उसकी फाइल पड़ी थी मेरी बच्ची के पास में, फाइल लेकर वो ट्रीटमेंट लेने गया था। 7-9 के बाद वो फाइल ले 8-9 को लेकर चला गया मेरी बच्ची के पास। उसके बाद से अभी मेरे को उसको पता नहीं और खौफ से कहीं बचा हुआ कि मेरे को मार देंगे। तो अब इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है जब आपने FIR? उसके बाद की मैं आपको बात करता हूँ। 7-9 को 11-9 को 3-3 दफे औरतें रिपोर्ट गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थाने, तो रिपोर्ट ही नहीं पड़ी रही, हम आपको फ़ोन करेंगे तब आना। फिर 13-9 को 12-1 बजे तीसरी दफे मेरी भाभी और उसका परिवार, उसकी औरत पारसमल की पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की 12-1 बजे। 2 बजे तो वहाँ फ़ोन वो वहीं लिखा पड़ी हो रही थी, उसकी कहीं टाइपिंग हो रहा था। वो जैसे ही थाने पहुँची हमारे पास मैसेज आया कि मेरा जो छोटा भाई मदन लाल है उसको तो पेड़ पे लटका हुआ सब पड़ा है। जैसे मेरे पास फ़ोन आया वो भी थाने से सीधे घर गए। फिर मैंने थाने में बोला, मैंने कहा मेरे को बिना पूछे आप उस लाश को नीचे नहीं उतार सकते। तो वो दारू का तस्कर दबंग था, उसकी स्विफ्ट कार में पुलिस वाला आता है और दबाव बना के उस लाश को नीचे उतार के लेके गए मौसरी में। फिर दूसरे दिन पता चला कुछ पुलिस ने क्या? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और पुलिस को पता है कि वो लोग कौन है, कितने लोग वो है? पुलिस सब मिली जुली हुई है, रोज शाम को मीटिंगें होती है उनकी, पुलिस को सब मालूम है। अब सरपंच के 2-2, 3-3 दफे तो मेडिकल बोर्ड बिठा दिया, 307 की धारा लग गई, कोर्ट में चले गए, एक आरोपी पकड़ा, दूसरे आरोपी पकड़ते ही नहीं है। जैसे ही पुलिस ऊपर से पुलिस दबाव देती है तो उनको एक फोन से बात कर लेते हैं, वो भाग जाते हैं। और किन्हीं उच्च अधिकारियों से मुलाकात वगैरह? उसके बाद मैं दिल्ली आया, अरे जयपुर आया, जयपुर में CM हाउस में मिला डिप्टी साहब से, पूरी कार्रवाई के पेपर दिए। दिया कुमारी जी? हाँ, दिया कुमारी से नहीं, बैरवा साहब से नहीं, बैरवा साहब नहीं, मुख्य डिप्टी SP जो उनकी ऑफिस में बैठते हैं, शर्मा जी, वो इलेक्शन में लगे हुए थे, मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगा था। तो फिर उनसे जवाहर सिंह बेडम साहब है, उनसे मिला, गृह मंत्री से मिला। फिर उसके बाद मैं वसुंधरा जी के वहाँ गया, वसुंधरा जी के PA ने DG साहब को बात किया, DG साहब ने मेरे को बुलाया, मेरी बात सुनी और कार्रवाई का आदेश दिए। दूसरे दिन मैं दिनेश हेमंत जी से मिला, जो ADGP क्राइम, उनसे भी मिला मैं। फिर चीफ सेक्रेटरी से मिला और भी कई नेताओं से मिला, अशोक गहलोत जी से भी मिला, उन्होंने भी मेरी हाजिरी में फ़ोन किया। लेकिन वो आते हैं वहाँ पे खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ रहे। अब फिर कल मैं आया, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार जी से मिला, उन्होंने DGP के ऊपर आदेश किया है, लेकिन वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। उल्टा मामला हमारे परिवार को फंसाने की बात करते हैं। और दबंग जो सामने वाले हैं उनकी राजनीतिक पहुँच है, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लोग हैं, संगठित लोग हैं। अब आपकी क्या कुछ मांगे News 21 की ओर से, आप क्या बोलना? हम तो कह रहे हैं, आपसे इतना कह रहे हैं कि आपके मीडिया के जरिए हमारी आवाज़ नरेंद्र मोदी तक पहुँचे और हमको उचित न्याय मिले। यदि हमारे परिवार वाले नहीं मारा है मेरे भाई को लटका के, तो हम लोगों को पुलिस क्यों नहीं अंदर डालती? जब हम लोगों ने हमारे भाई की हत्या की है, कि मेरे भतीज ने की है, कि मैंने की है, कि और किसी ने की है, तो उनको पुलिस वाले उनको अंदर क्यों नहीं डालती और कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्यों दबाव के नीचे बैठी हुई है? तो मैं आप 21 से कह रहा हूँ कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाइए। बहुत गरीब परिवार है, उनका परिवार आज 1 महीने से गांव छोड़ के चले गए, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। एक बच्ची की 10वीं की परीक्षा है और 1 महीने से गांव छोड़ के चले गए 2 परिवार। कोई पुलिस आज दिन तक पूछने नहीं, ना कोई प्रशासन पूछने आया कि तुम गाँव छोड़ के क्यों गए, कहाँ रहती हो, किसका खौफ है क्या? अभी तक पुलिस पूछने तक नहीं आई। मेरी भाभी का 2-2 दफे ताला तोड़ दिया मकान का। तो उल्टा ये फंसाने की बात करते हैं।
और परिवार को फंसाने की बात करते हैं और दबंगों को बचाने की बात करते हैं। ऐसे ही हमारे 2 साल पहले हमारे गांव के पास में एक यही लोग थे जो ब्याज पे पैसा दे के उसकी 4 पेज की सुसाइड नोट मिली, अभी तक दबंगों को नहीं पकड़ा है। 2 साल पहले एक रविनाथ था, उसको भी मारा गया। हमारे यहाँ ये कितनी घटना होती है, पुलिस स्टेशन तक भी बात नहीं जाती है। गोलाना का सरपंच, चालू सरपंच को भी मारा इन लोगों ने, पुलिस थाने तक उसको नहीं। सीएम साहब से मुलाकात हुई तो सीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, उनके नीचे जो डिप्टी है वही मिले थे। और भी कल मोदी गृह मंत्री अमित शाह जी के ऑफिस से बात किया तो बोला फटाफट हमें पूरा डिटेल भेजिए, हम कार्रवाई करवाते हैं। कल ही बात हुई है मेरी अमित शाह जी के पीए से।